ओके, अब हम लोग देखेंगे कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए। 3 नंबर का क्वेश्चन सीबीएसई में आया था एक बार, और न्यूमेरिकल्स के लिए और माइक्रोस्कोपिक व्यू के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये। जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के विषय में पहले हम लोग देखे थे कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो पहले जैसे था ना, आप आ रहे हो जानते हुए R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, पहले से जानते हुए आ रहे हैं। तो रो को हमेशा क्या बोलते आ रहे हो, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है और ये इंटरनल प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉपर्टी। लेकिन ध्यान देना है यहाँ कि ये कौन सा इंटरनल प्रॉपर्टी है जो मटेरियल पर डिपेंड करता है, यानी मटेरियल के अंदर के विषय में ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये सब चीज को हमको अब एक्सपोज करना है कि रो जो है आपका वो मटेरियल पर क्यों डिपेंड करता है। हर मटेरियल के लिए अलग अलग होगा, तो मटेरियल के अंदर का बात हमको निकालना है। ठीक, तो हमें करना क्या भाई, एक्सप्रेशन फॉर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ तो हम सब जानते हैं, अगला टॉपिक हमारा ओम्स लॉ ही होगा। उसका रेफरेंस लेकर के और जो पीछे बताए हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के विषय में, और उसके आधार पर हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट V इक्वल टू आई इंटू आर, ये बहुत ही पॉपुलर इक्वेशन है ओम्स लॉ। बाबू को और क्या बताए हैं, एंड ऑल्सो वी नो दैट इतना इक्वल टू इतना, और V I इक्वल टू नथिंग बट व्हाट NEA VD, all these symbols have their usual meanings: number of free electrons, electronic charge, area of cross section of conductor, and this is nothing but drift velocity. और R के विषय में भी जानते हैं रो इंटू एल बाई ए। इन तीनों चीज को जानते हैं। इसी चीज के मदद से, इसी चीज के सहायता से, इसी गिवन के सहायता से हमको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक, तो हम इसको इक्वेशन, चाहे इक्वेशन मानने की कोई जरूरत, हाँ इक्वेशन 1 मान लेते हैं, मान लीजिए इसको 2 मान लेते हैं और इसको 3 मान लेते हैं। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 देखा जाए, 1, 2 एंड 3 क्या होगा, V इक्वल टू NEA VD इंटू रो इंटू एल बाई ए। हमने क्या किया, I का मान रखा, R का मान रख दिया, तो आपका इसमें से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कट गया। दूसरा चीज आपका क्या हुआ, तो चमक रहा था। हाँ भाई, हाँ देखिए ध्यान से इसमें, तो आप देखो ध्यान से, इस एल को इस साइड ले आओ, तो V बाई एल NE, ठीक है, NE, और क्या हो गया VD रो, एल तो यहां ला दिए हो। अब क्या जानते हो, सिंस VD इक्वल टू, आप क्या निकाले हो, E बाई एम टॉ इंटू ई, इतना आप जानते आए हो। और V बाई एंड ऑल्सो V बाई एल इज नथिंग बट व्हाट, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी।
पोटेंशियल ग्रेडियंट है सर, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। आपका बाबू दिखेगा ध्यान से, एक छोटा सा पिक्टोरियल व्यू ले लेगा, ये लेंथ है, ये ए है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी है पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक, ये प्लस है, ये माइनस है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, अब इस दोनों चीज का वैल्यू यहां रखे हैं, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, ई एन ई। अब वी डी इज नथिंग ई टॉ एम इंटू ई इंटू रो। ई से ई कैंसिल हो गया, इसके बाद रो को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो रो को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, रो को सब्जेक्ट बनाएंगे एम एन ई स्क्वायर और टॉ। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आप आओ ध्यान दो इसमें, जो एक्सप्रेशन आता है उसको रियलाइज करना जरूरी होता है। एम ई स्क्वायर ये पूरी तरह से कांस्टेंट है, वट एवर बी दी material of the conductor, m is nothing mass of electron, e is nothing charge of electron. So for every material, as we know that all electrons are identical whatever be their sources, चाहे वो कॉपर का इलेक्ट्रॉन हो, सिल्वर का इलेक्ट्रॉन हो, सबके सब आइडेंटिकल है, सबके सब आइडेंटिकल है। तो ऐसी स्थिति में क्या कहता है सर कि m बाई ई स्क्वायर सबके लिए कांस्टेंट है। इसके बाद क्या कहता है भाई, दूसरा फैक्टर जो बचता है n और टा, यहां समझना है बाबू, यानी अब यहां समझना है रो प्रोपोर्शनल टू 1 बाई n व्हेन टा इक्वल टू कांस्टेंट। ये इस चीज को तनी समझा जाए। रेजिस्टेंस का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन, और n क्या है सर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। स्वाभाविक है कि जिस कंडक्टर में जितना अधिक से अधिक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, तो उसकी रेसिस्टिविटी क्या होगी, स्वाभाविक है कम होगी। तो जिस कंडक्टर के पास जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। ये बात तो आसानी से रियलाइज कर लिए, तो स्वाभाविक चीज है भाई। अब दूसरा चीज हम लोग देखेंगे बाबू को, यानी यहां पर ध्यान देना है मार्केबल बात। और दूसरा चीज इसमें क्या मार्केबल बात है, रो प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टॉ। यानी पहला मार्केबल बात हो गया रो इनवर्सल टू n, और दूसरा रो इनवर्सल टॉ। व्हाट इज टॉ, बताया था ना, रिलैक्सेशन टाइम। व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम, द टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। आप क्या देखते हो भाई कि एक कोलिजन के बाद दूसरा कोलिजन जितना देर से होगा उतना ही फ्रीली मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, उतना ही उसकी वेलोसिटी बूस्ट अप होगी, उतना ही वो एक्सेलरेट होगा और तेजी से एक एंड से दूसरे एंड पहुंचेगा, मतलब कंडक्टिविटी उसकी ज्यादा होगी। तो रिलैक्सेशन टाइम जितना ज्यादा होगा जिस मटेरियल के लिए, उस मटेरियल में क्या होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, कम होगा। जितना ज्यादा होगा उतना कम होगा, कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, और उसको सिग्मा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, रो। तो जब कंडक्टिविटी की बात आएगी तो सब पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कंडक्टिविटी जो होगा ना वो रेसिप्रोकल है किसके भाई, रेसिस्टिविटी के। अब समझ में आ गया बाबू को। तो ये एक्सप्रेशन आपका जो है वो डेरिवेशन के लिए है, और ये चर्चा जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, जो आपको माइक्रो लेवल पर क्वेश्चन आएगा उसको आसानी से आप कर पाओगे। ठीक, यहां तक देख लिया। अब इसके बाद हम आते हैं ओम्स लॉ पर। यहां ध्यान देना है, ओम्स लॉ बहुत पहले से आप जानते आए हैं।
लेकिन क्या उसका मॉलिक्यूलर व्यू है, ये चीज आपको ध्यान में रखना। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा सर्किट लेते हैं, छोटा सा सर्किट लेते हैं। हम बताएंगे बाबू को सब चीज, बेसिक चीज जितना सब बताएंगे। एक छोटा सा सर्किट लेते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इस सेल का सिंबल है, हम सब चीज बताएंगे थोड़ा इसके बाद। ये है क्या चीज, ये हो गया सिंबल ऑफ सेल, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये जो है ना आपका क्या है सर, और ऐसे भी आपका सिंबल लिया जाता है। ये दोनों ज्यादा पॉपुलर ये वाला है, लेकिन अमेरिकन सिस्टम में ये भी पॉपुलर है सर, ये सिस्टम सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस है। अभी हम ओम्स लॉ बता रहे हैं आपको, सर्किट के विषय में बताएंगे तो उसमें सब चीज डिटेल से बताएंगे। ठीक, आप जानते क्या हो भाई, जानते हो कि करंट किधर से जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल से। रेजिस्टेंस के लिए आर सिंबल यूज किया जाता है, ध्यान दिया जाए बाबू को। यहां का रहेगा, ध्यान देगा, यहां का रहा है सर ओम्स लॉ क्या है। तो आप ध्यान दो, कोई भी लॉ जो होता है ना वो एक सर्टेन कंडीशन में काम करता है। बहुत कम ही ऐसा लॉ है जो यूनिवर्सल टाइप का है, कहीं ना कहीं कोई कंडीशन इंपोज किया गया है और उस कंडीशन के अधीन क्या है वो लॉ काम करता है। इसमें भी कंडीशन है, कंडीशन फेल करेंगे ओम्स लॉ फेल कर जाएगा। क्या कंडीशन है, फॉर क्या कंडीशन है इसमें, तो यहां ध्यान देंगे। पहला कंडीशन है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड ऑल्सो प्रेशर एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स मस्ट केप्ट कांस्टेंट। ध्यान दिया जाए, टेम्परेचर कांस्टेंट, अगर तार पर फोर्स लगाओगे तार इलोंगेट होगा, करंट दिए हो और फोर्स लगाया तार इलोंगेट होगा, उस केस में ओम्स लॉ फेल है। माने इस सब बाहर का कोई कंडीशन मत लगाओ, फोर्स मत लगाओ उस पर, तार के डायमेंशन, ऐसा कोई एजेंसी भी काम कर रहा है आपका और करंट भी दिए हुए हैं जो डायमेंशन चेंज कर रहा है, उन सभी केस में ओम्स लॉ फेल होगा। तो ऐसे आपको व्यापक सेंस में बताया कि कोई भी बाहरी फैक्टर जो तार के डायमेंशन को नहीं चेंज करे, लेकिन मेंशन होता है टेम्परेचर को, तो इसमें कहता है सर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहां ध्यान देना एक एक चीज पर, ये ओम्स लॉ क्या है भाई, हर इसके छोटे छोटे पहलू को समझना होगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अब ध्यान देना है, why temperature should be kept constant while defining Ohm's law? Why temperature should be kept constant while defining Ohm's law? If temperature doesn't remains constant, then resistance of the conductor doesn't remains constant. अगर तापमान कांस्टेंट नहीं रहता है तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बदल जाता है।
आपको टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस बताया था ना, RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। यही चीज यहां समझना है बाबू को कि टेम्परेचर इसलिए कांस्टेंट रखा जाता है कि जो हमने एक्सपेरिमेंटल वायर लिया है जिसमें करंट फ्लो करा रहे हैं, उसका एक्सपेरिमेंट के दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं करे। टेम्परेचर चेंज नहीं करे मतलब टेम्परेचर चेंज करेगा तो रेजिस्टेंस चेंज कर जाएगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट घट जाएगा, और टेम्परेचर घट जाएगा रेजिस्टेंस घट जाएगा करंट बढ़ जाएगा। इसलिए शर्त लगा हुआ है फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट, कि फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट। यहां लिख देते हैं फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट। यहां भी थोड़ा ध्यान देना है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब डायमेंशन भी इंक्लूड हो गया इसमें। यहां आई मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है और ए और दो सर्किट के किसी दो पॉइंट को आपने लिया है। ध्यान दो बाबू को और थोड़ा समझाते हैं। ये जो सदा तार लिए हैं इसको आइडियल लिया जाता है, इसलिए आइडियल लिया जाता है कि इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब इसके रेजिस्टेंस को एज्यूम किया जाता है कि जीरो होगा। जो भी रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का इसी जोन में है, जिसको इस जिगजैग सिंबल से दिखाया गया है, इस तार को आइडियल माना गया है, ऐसा माना गया इसका रेजिस्टेंस जीरो, यानी पूरे सर्किट का इस तार का रेजिस्टेंस माना गया यहीं पर सेट है, और यहीं पर जो भी रेजिस्टेंस यहीं पर है। अब हमने क्या किया, सर्किट के दो पॉइंट ले लिए ए और बी, और ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, भी हो गया। देखा ये ध्यान से, यहां समझना क्या है, कॉज और इफेक्ट, इस चीज को ध्यान में देना है। थोड़ी असहमति हो सकती है और बुक से हमारा, लेकिन हमारी उम्मीद है मैं जो बोल रहा हूं शायद सही है। उम्मीद इसलिए कर रहा हूं, आप भी रियलाइज करके देख लीजिएगा। एक है कॉज और दूसरा इफेक्ट। ये तो दिमाग में पहले से, बिना कॉज का इफेक्ट नहीं होता। इसका मतलब कारण को पहले हमको देखना है, प्रभाव को बाद में देखना है। तो कितने लोग, कितने बुक क्या फॉलो करते हैं, भी प्रोपोर्शनल टू आई फॉलो करते हैं, भी प्रोपोर्शनल टू आई। ध्यान दीजिए मैं क्या बोलने जा रहा हूं, मैं इसको कॉज समझता हूं और इसको इफेक्ट, क्योंकि पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे y इक्वल टू क्या x, हम लोग किसमें परिवर्तन करते हैं, तब ना y का परिवर्तन देखते हैं। तो यहां कह रहा है कि पोटेंशियल फंक्शन है किसका, पोटेंशियल फंक्शन है किसका, करंट का। अब थोड़ा देखिए तो बाबू, आपके हाथ में करंट बढ़ाना है, आपके हाथ में करंट बढ़ाना नहीं है, आपके हाथ में बैटरी बदलना है। आप बैटरी बदल सकते हो, वोल्टेज बदल सकते हो। तो वोल्टेज बदलोगे तो जितना हाई वोल्टेज, हाई पोटेंशियल डिफरेंस, हाई इलेक्ट्रिक प्रेशर लगाओगे उतना ही करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो शायद सुटेबल होगा ये कहना आई प्रोपोर्शनल टू भी। हाँ सुटेबल है, क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा वोल्ट का बैटरी लगाओगे करंट उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। पहले स्टेटमेंट लिख लेने दो। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑफ ए क्लोज सर्किट, एनी 2 पॉइंट्स ऑफ ए क्लोज सर्किट, बताया था ना सर्किट में, इसका सर्किट में के नाम का चीज कहीं नहीं होता है। आप समझिए, ऐसा नहीं सर्किट सर को लिखने नहीं आता, CIRCUIT, लेकिन इसका एब्रिविएशन क्या होता है, CKT, इंटरनेशनल एब्रिविएशन है ये।
तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ ए क्लोज सर्किट इज डायरेक्टली proportional to potential difference between that two points. Potential difference between that two points. ठीक, अब आते हैं सर मैथमेटिकली। ठीक, let V be the potential difference and I be the current. V be the potential difference between point A and B and I be the current between them. Then V proportional to क्या होगा बाबू? I. कंडीशन ये इंपोज किया, V proportional to क्या हो गया? I. ध्यान देना है, यहां V proportional to I। अब यहां क्या देखते हैं, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं, यहां एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं, इनटू क्या हो गया? आई। फिर देखेगा यहां पर कि आई इक्वल, हाँ, कांस्टेंट इंटू आई। और देखिए ध्यान से, उल्टा उल्टा उल्टा, रॉन्ग 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 रॉन्ग, मेरा कंसेप्ट के हिसाब से उल्टा हो गया। नहीं है, अब थोड़ा देखो भाई, थोड़ा सा, सॉरी, आई प्रोपोर्शनल टू भी बताया ना, करंट बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। समझने की कोशिश कीजिए, हमने बताया ना कि वोल्टेज जितना बढ़ाइएगा करंट उतना ही बढ़ेगा, तो थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। और देखिए ध्यान से क्या कहता है, आई प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो क्या लिखेंगे भाई? कांस्टेंट इनटू क्या है बाबू का? आई, कांस्टेंट इनटू भी, कांस्टेंट इनटू भी। अब देखिए ध्यान से, थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लाते हैं, तो भी बराबर 1/कांस्टेंट इनटू आर। ये जो कांस्टेंट है ना, इसी को लोग क्या कहता है? कंडक्टेंस कहा जाता है, कंडक्टेंस। देखिए ध्यान से, इसका जितना पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिए, ये डिपेंड किया कंडक्टर पर। जिस कंडक्टर का कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस जितना ज्यादा होगा, करंट उसमें उतना ही ज्यादा होगा। मान लीजिए कि हम लोग इसमें हम लोग एक कॉपर का, सिल्वर का, गोल्ड का अलग अलग हम लोग क्या किए, सर्किट लिए हैं, और 1.5 वोल्ट का बैटरी सब में लगा है, तो करंट सबसे ज्यादा किस में होगा? सिल्वर में। ये कौन बताएगा? ये कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं? कंडक्टेंस कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं, कंडक्टेंस। तो रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस इज नथिंग बट व्हाट? रेजिस्टेंस। तो भी ये 1/r इंटू आई, आर क्या है सर? 1/ कंडक्टेंस, दिस इज नथिंग बट क्या है बाबू का? रेजिस्टेंस। आपका इक्वेशन ऐसे ही आ गया, मैंने यहां भी उस तरीका से भी वही आया, v बराबर आई आर या आर आई। यहां भी लिखते v प्रोपोर्शनल टू आई, वही आता, लेकिन सुटेबल हमको नहीं लग रहा था, क्योंकि कॉज और इफेक्ट का जब हम कंसेप्ट बैठा रहे थे, तो भाई करंट हम नहीं बदल सकते हैं, बैटरी बदल सकते हैं, वोल्टेज बदल सकते हैं, करंट बदल जाएगा, लेकिन करंट बदलने से वोल्टेज बदल जाएगा, ऐसा कंसेप्ट नहीं होगा। इसलिए हम लोग कॉज को क्या किए कि आपका राइट साइड में लिए, इफेक्ट को लेफ्ट साइड में लिए। जैसे y इक्वल टू एक्स देखते हैं, y x का फंक्शन है, तो x बदलते हैं तो y बदलता है, y अपने से कभी नहीं बदल सकता है। उसी तरह से बाबू के यहाँ लिए कि I प्रोपोर्शनल टू भी लिए, क्योंकि I अपने से नहीं बदलेगा, बैटरी का वोल्टेज बदलिएगा, I बदलेगा। इसलिए हमने इस रास्ते से आपको लाया है। बहुत सारा बुक में जैसा होगा आपकी इच्छा, लेकिन मेरे लिए यही जस्टिफाई हो रहा था कि हम इसी रास्ते से यहाँ पर आए। ठीक, तो ये v इक्वल टू क्या हो गया? IR हो गया। तो आपने देख लिया। अब हम लोग इसमें और क्या चर्चा कर सकते हैं, देखते हैं हम लोग।
इसको थोड़ा देखते हैं फिर। ये क्या है बाबू का, V इक्वल टू आई आर या V इक्वल टू आर आई। भाई देखिए अब ये तो किसके लिए हो गया, नेचर ऑफ मटेरियल के लिए बता दिया है यहीं पर आपको। कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, ये सब किसके चीज पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल बदल देंगे सर, इनका वैल्यू बदल जाएगा। तो आप ग्राफ इसका थोड़ा बनाने की कोशिश करें, तो ग्राफिकल व्यू इसका क्या होगा। तो y इक्वल टू बाबू क्या जानता है, mx। तो x यहां पर क्या हो गया I, और m इक्वल टू क्या हो गया r, y इक्वल टू v। आया जाए ध्यान से। अब यहां क्या हो गया, ये पोटेंशियल एक्सिस हो गया और ये करंट एक्सिस हो गया। अब देखिए तो ध्यान से, I जब 0 होगा तो v 0, तो v 0 होगा, तो उस स्थिति में आप क्या लिख सकते हो बाबू, ये क्या होगा, ओरिजिन से पास करेगा। इसका जो स्लोप होगा, स्लोप का मतलब टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होगा बाबू का, R इक्वल टू V बाई आई। और ग्राफ में क्या है, R इक्वल टू V बाई आई। ठीक, एक मिनट भी, हाँ ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं, आप आई भी कर्व ले सकते हो, लेकिन इसमें भी वही से, यहां पर क्या होगा टेन थीटा, वी आई कर्व में, वी आई कर्व में आपका टेन थीटा क्या होगा, ये परपेंडिकुलर बटा क्या होगा, तो वी बाई आई, ये हो गया रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। और आई भी कर्व में क्या होगा, आई भी कर्व, आई भी कर्व में क्या होगा, और सुटेबल आई भी कर्व है। क्यों आई भी कर्व है, क्योंकि एक्स एक्सिस की ओर हम लोग हमेशा वैरी करने वाला को लेते हैं, जो बदलता है। तो भाई आई थोड़े वैरी कर रहा, पहले भी वैरी कर रहा तब ना आई वैरी कर रहा। आप अगर आई भी कर्व लेते हैं, आई भी कर्व में क्या होगा, यहां टेन थीटा 1 बाई क्या होगा आर, यानी यहां क्या बताएगा, कंडक्टेंस बताएगा। और ग्राफ को जब उलट देंगे, वी आई कर देंगे, तो टेन थीटा रेजिस्टेंस बताएगा। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है बाबू को, यहां इस टेक्निकल प्रॉब्लम पर तन ध्यान है, क्योंकि ये फिजिक्स पढ़ रहा है, मैथ नहीं पढ़ रहा है। मैथ में टेन थीटा बराबर, जैसे मान लीजिए y है, ये x है, तो y बटा x हो गया। y क्या है, x क्या है, पता नहीं है बाबू, यानी कोई भी चीज हो सकता है y, और यहां x और y पता है, यहां y पोटेंशियल है और x करंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बटा करंट है। तो यहां टेन थीटा तो ट्रिग्नोमेट्रिकल, ध्यान देना है, टेन थीटा तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, इसका कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होगा, लेकिन रेजिस्टेंस का तो होगा। इसलिए ध्यान रखना है, यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगाता है बैलेंस करने के लिए यूनिट को। यहां भी बाबू को क्या देखना होगा, बैलेंस करने के लिए ऐसे आएगा। मोस्ट पॉपुलरली यूज होता है ग्राफ ए, मोस्ट पॉपुलरली ग्राफ ए होता है, आई वी कर्व ग्राफ यूज होता है। अब आते हैं फिर आई वी कर्व पर आते हैं, आई वी कर्व पर फिर आते हैं हम लोग। ठीक, देखते हैं हम लोग आई वी कर्व पर क्या है। अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या करता आई वी कर्व पर हम आपको एक आई वी कर्व आपको दिखाते हैं, जिसमें दो ग्राफ है, एक आई, जैसे ये आई है एक्स एक्सिस, नहीं उल्टा, ये भी है और ये आई है, आई वी कर्व। अब देखिए ध्यान से, आपने क्या किया, एक वायर ले लिया, मान लीजिए कॉपर का वायर ले लिया, और कॉपर का वायर लेकर के हमने क्या किया, इसके दोनों टर्मिनल से बैटरी लगा दिया। यहां बैटरी के पास हमारा बैटरी के पोटेंशियल को
स्मूथली इंक्रीज और डिक्रीज करने वाला रेओस्टेट लगा हुआ। हम बताएंगे सब चीज की चर्चा रेओस्टेट, वेरिएबल रेजिस्टेंस को। तो हमारे पास रेगुलेटर समझिए ना, रेगुलेटर समझिए, जैसे पंखा आप तेज करने लगे तो उसी तरह से है। तो आप यहां देखो ध्यान से, हमारे पास एक वायर है और इसी वायर में हम करंट भेज रहे हैं। तो हमारे पास सारा इंस्ट्रूमेंट फिक्स हो गया, वायर फिक्स हो गया, बैटरी का रेंज फिक्स हो गया। अब इस रूम में हमने रख दिया, लेबोरेटरी है मान लिया जाए। तो इसमें एक आदमी आया, एक्सपेरिमेंट करके सुबह में आया और चला गया। इस सुबह में आया, मॉर्निंग में ये आदमी एक्सपेरिमेंट करके चला गया। ये मॉर्निंग वाला ग्राफ है। और ये इवनिंग में आया, ये एक्सपेरिमेंट करके चला गया। आप देखो ध्यान से, इस क्षण टेम्परेचर T1 था, इस क्षण टेम्परेचर T2 है। तो आप कहेंगे कि आप तो संकेत दे दिए सर पहले ही कि मॉर्निंग और इवनिंग का टेम्परेचर से। तो आप तो कह देंगे ग्राफ देखने की जरूरत नहीं है सर, कह देंगे T1 लेस देन T2 है, कह देंगे। तो यह संकेत हम दिए थे कि ताकि आप समझें। अब इसको हटा देते हैं, मॉर्निंग इवनिंग हटा देते हैं। अब मान लीजिए कि दो आदमी है, एक ए है, इसका बी नाम है। अब ये ए जब एक्सपेरिमेंट किए करने गया था, तो रूम का टेम्परेचर T1 था। जब बी एक्सपेरिमेंट करने गया, रूम का टेम्परेचर T2 हो गया। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है कि किस समय टेम्परेचर ज्यादा था। कैसे पकड़ेंगे टेम्परेचर? यहां टेम्परेचर का तो कोई कंसेप्ट नहीं है। हाँ सर है। कैसे पकड़िएगा बाबू? स्लोप से। यहां क्या देखें, रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? tan थीटा। जिसके लिए थीटा का मान क्या होगा? जिसके लिए थीटा का मान क्या होगा? कम होगा। तो tan थीटा का मान भी क्या होगा? कम। रेजिस्टेंस उसके लिए क्या होगा? तार एक ही है, रेजिस्टेंस ज्यादा कह रहा है। रेजिस्टेंस ज्यादा का मतलब क्या है? टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है। तो यहां देखिए ध्यान से, पहला ए के समय R1 मान लीजिए, R1 प्रोपोर्शनल टू 1 बाई tan थीटा 1, R2 प्रोपोर्शनल टू 1 बाई tan थीटा 2। तो सिंस थीटा 1 is greater than theta 2, therefore tan theta 1 is also greater than tan theta 2. As a result, क्या होगा बाबू का? R1 लेस देन क्या होगा? R2। तो रेजिस्टेंस कब कम होगा? जब टेम्परेचर कम होगा, ठंडा होगा। और रेजिस्टेंस कब ज्यादा होगा? टेम्परेचर हाई होगा। इसका मतलब क्या है बाबू का? कि T1 लेस देन क्या है? तो कभी कभी आपका दो तीन ग्राफ दे देगा, T1 T2 T3, ग्राफ दे के बोलेगा टेम्परेचर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, या चार को विकल्प दिया रहेगा, आप आराम से अरेंज कर सकेंगे, अरेंज कर देंगे। कोई दिक्कत बाबू को नहीं ना? अब इसके आधार पर हमको क्या देखना है? रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना। अब क्वेश्चन बनाने के लिए ये तो ऑब्जेक्टिव सेंस दिए। अब ऑब्जेक्टिव सेंस में क्वेश्चन कैसे बनाइएगा, उसके लिए ग्राफ हम लेते हैं।
देखिए ध्यान से, हम लोग देख रहे हैं क्या, वही आई भी कर्व हमारा है। आप देखो ध्यान से, ये एंगल कितना डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री, इसके लिए रेजिस्टेंस का मान आर ए है, इसके लिए क्या है आर बी। तो कहेगा फाइंड रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द टू वायर, या रेशियो ऑफ द टू रेजिस्टेंस। आप क्या देख रहे हो बाबू, आर प्रोपोर्शनल टू क्या देख रहे हो, 1/tan थीटा। तो R1 बाई R2 क्या होगा, tan थीटा 2 बाई tan थीटा 1। बाबू क्या देखेगा, R1 बाई R2, थीटा 1 is nothing 30 degree and theta 2 is nothing 60 degree। वो RA और RB ना, let it be R1, it be R2, then theta 1 is nothing but what, 60 degree, and theta 2 is nothing but what, theta 2 is nothing but what, 30 degree, 30 degree। ऐसी केस में क्या कर सकोगे बाबू, तो tan 60 डिग्री अपॉन क्या होगा, नहीं, tan 30 डिग्री अपॉन tan 60 डिग्री। जैसा कि तुम जानते हो tan 30 डिग्री इज नथिंग बट व्हाट, एंड tan 60 डिग्री इज नथिंग बट व्हाट, √3। देयरफॉर R1 upon R2 is nothing but what, 1 by √3 into √3. This is R1 by R2 is nothing, 1 by 3, that is R1 is to R2 is nothing, 1 is to 3। मतलब R1 R2, यानी कंपेयर किया गया R2 का रेजिस्टेंस 3 टाइम्स क्या था, R1 का। तो ग्राफ देख करके इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन एराइज किए जा सकते हैं, और इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन एराइज किए जा सकते हैं ग्राफ देख करके, और आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोगों के पास आता है इसमें यहां पर कि भाई ओहमिक नॉन ओहमिक कंडक्टर क्या है, ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर क्या है। इसके बाद आता है सुपर कंडक्टर क्या है, ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर, और इसके बाद आता है सुपर कंडक्टर। ठीक, तो पहले हम लोग देखेंगे भाई व्हाट इज ओहमिक कंडक्टर। सब छोटा छोटा चीज है, सब छोटा छोटा चीज है, टेक्निकल चीज है। ठीक, सब आसान है। ओहमिक कंडक्टर, ओहमिक कंडक्टर किसको कहते हैं, ओहमिक कंडक्टर में से कहता है कि दोज कंडक्टर्स आर कॉल्ड ओहमिक फॉर विच ohms law is valid, यानी दोज कंडक्टर्स आर कॉल्ड ओहमिक विच फॉलोज ohms law, यानी स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ऐसे कंडक्टर को ओहमिक कहते हैं जो ओम के नियम का पालन करता, यानी जिसका आई भी कर्व स्ट्रेट लाइन या भी आई कर्व स्ट्रेट लाइन। ठीक, अब देखिए ध्यान से, दोज कंडक्टर्स आर कॉल्ड ओहमिक कंडक्टर which follows Ohm's law।
Ohm's law, that is IV curve for them are always a straight line. IV curve for them are always straight line. अब देखा जाए ध्यान से, ये सभी ओमिक कंडक्टर के लिए ये ग्राफ हर हालत में फॉलो करना है. टेम्परेचर कांस्टेंट है हमेशा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ठीक, एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तो आप देखो ध्यान से, आईवी कर्व हमेशा इसके लिए क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा. इस स्थिति में क्या होगा कि एग्जाम्पल आपका क्या होगा, ऑल मेटल्स, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, गोल्ड, इटीसी. इस सब के लिए क्या होगा सर, ये ओम्स लॉ का, सबके सब ओम्स लॉ का पालन करेंगे और इनको ओमिक कंडक्टर कहा जाता है. ठीक, नॉन ओमिक कंडक्टर क्या है, जो ओम्स लॉ का पालन नहीं करता. सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, डायोड है, ट्रायोड है, टेट्रोड है, पेंटोड है, ये सब के सब नॉन ओमिक डिवाइस है. तो नॉन ओमिक कंडक्टर क्या है, एक सुना आपने, हम अभी क्या दिमाग में आया हमारा, एक और चीज इसमें बताना आपको. एक हो गया ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर, एक है ओमिक एंड नॉन ओमिक रीजन. ओमिक एंड नॉन ओमिक रीजन. अभी हम लोग देखेंगे नॉन ओमिक कंडक्टर क्या है. नॉन ओमिक कंडक्टर, ये सब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है. दोज substances are called non-ohmic which does not follow Ohm's law, which does not follow Ohm's law, जो ओम्स लॉ का पालन नहीं करता. एग्जाम्पल में ऑल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जैसे डायोड, ट्रायोड, टेट्रोड, पेंटोड, इटीसी. इसमें देखेंगे आप कि स्लोप कांस्टेंट नहीं होगा. इसमें जो आईवी कर्व होगा इसमें स्लोप कांस्टेंट नहीं होगा. इस प्रकार के वैरी करे, हर जगह स्लोप अलग अलग होगा. यहां पर डायनामिक रेजिस्टेंस निकाला जाता है, आरडी, यानी हर जगह स्लोप का वैल्यू अलग अलग, डायनामिक रेजिस्टेंस निकलता. यहां स्ट्रेट लाइन था, स्लोप सब जगह कांस्टेंट था ओम्स लॉ. यहां डायनामिक रेजिस्टेंस निकलता, आरडी. मतलब आप यही समझना है इस चैप्टर में कि आपका क्या है सर, ये डायोड, ट्रायोड, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ओम्स लॉ का पालन नहीं करता. तो जो ओम्स लॉ का पालन नहीं करता है उसको नॉन ओमिक सब्सटेंस या नॉन ओमिक कंडक्टर है. तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जितना भी है सबके सब नॉन ओमिक है, सबके सब नॉन ओमिक है. अब आते हैं हम लोग
ओहमिक एंड नॉन ओहमिक रीजन, एक ही कंडक्टर में ओहमिक और नॉन ओहमिक रीजन देखें तो हेडिंग हम लोग देंगे ओहमिक एंड नॉन ओहमिक रीजन। ठीक, अब हम लोग देख रहे हैं ओहमिक एंड नॉन ओहमिक रीजन। ओहमिक एंड नॉन ओहमिक रीजन आते हैं, देखते हैं कोई ग्राफ देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं भाई, आईवी कर्व देखते हैं। ध्यान दिया जाए, यहां देखिए ध्यान से, अगर आप किसी वायर पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो अगर अधिक समय लगा, बहुत अधिक समय तक किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है, उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। अगर आप फिजिकल कंडीशन को, अगर बाहरी कंडीशन को कंट्रोल नहीं कर पाए तो कंडक्टर के अंदर क्या होगा सर, हीट पैदा होगा। जब हीट पैदा होगा तो रेजिस्टेंस उसका कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, तो कांस्टेंट नहीं रह पाएगा तो धीरे धीरे ग्राफ टिल्ट कर जाएगा वोल्टेज की ओर। यानी कि जिस यूनिफॉर्मिटी से, जिस यूनिफॉर्मनेस के साथ वोल्टेज के साथ करंट बढ़ रहा था, धीरे धीरे ग्राफ शिफ्ट करने के वोल्टेज की तरफ, यानी करंट घटने लगेगा। आप इस ग्राफ को देखिए, ए पॉइंट के बाद सीधे टर्न लेने लगा इस साइड। ए पॉइंट, ए के बाद क्या होगा, सीधे टर्न लेने लगा इधर की। ओ ए क्या है सर, ओहमिक रीजन है। किसको कहेंगे ओहमिक रीजन? द रीजन अप टू विच ओम्स लॉ इज वैलिड, द रीजन अप टू विच ओम्स लॉ इज वैलिड इज कॉल्ड ओहमिक रीजन। द रीजन अप टू विच Ohm's law is valid called ohmic region. The region up to which Ohm's law is valid is called क्या है, ohmic region। ठीक, ohmic region। OA क्या है सर, ohmic region। यहां तक वैलिड हुआ, और आफ्टर ए ग्राफ टर्न ले लिया, नॉन ओहमिक रीजन। एंड द रीजन इन विच Ohm's law is not valid, called non-ohmic region। So after a non-ohmic region, आफ्टर ए क्या है, नॉन ओहमिक रीजन। यहां ए तक वैलिड है सर ओम्स लॉ, ए के बाद टर्न ले लिया ग्राफ, यहां से फेल कर गया, टेम्परेचर बढ़ गया, इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया, करंट घटने लगा। तो द रीजन इन विच ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड कॉल्ड नॉन ओहमिक रीजन। और कहता है सर वो ओहमिक रीजन है, आफ्टर ए क्या है, नॉन ओहमिक रीजन है। अब यहां हम लोग कहता है सुपर कंडक्टर क्या है।
सुपर कंडक्टर, आप सुने होंगे सुपरमैन। सुपरमैन का मतलब उसकी कैपेसिटी बहुत हाई। सुपर कंडक्टर क्या है सर, समझिए। आप यहां कह रहा है कि आप पंखा चलाते हो, कभी नहीं चाहते हो कि पंखा गर्म हो। आप कोई भी डिवाइस चलाते हो, कभी चाहते नहीं हो हीटिंग डिवाइस को छोड़ करके कि वो गर्म हो। क्यों? गर्म होने से उसकी एफिशिएंसी घटेगी, और जो गर्म हो रहा है वेस्टेज हो जा रहा है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी। आप कभी भी इन्वर्टर को गर्म नहीं करना चाहते हो, केवल उससे यूज करके करना क्या चाहते हो कि डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करना चाहते हो। लेकिन इन्वर्टर गर्म हो रहा है, स्टेबलाइजर गर्म हो रहा है, पंखा गर्म हो रहा है, डिवाइसेस जितने भी गर्म हो रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या? रेजिस्टेंस और हीटिंग इफेक्ट जो पैदा हो रहा है, ये सब वेस्टेज ऑफ एनर्जी। सोचो, उस दुनिया की कल्पना करो। आज हमारा भारत में जनरेशन पावर कहां है और कंज्यूमशन पावर कहां? एनर्जी जनरेट कहां हो रहा है, कंज्यूम कहां हो रहा है? अब बड़े बड़े टावर से देखते होगे, बड़ा बड़ा टावर से सप्लाई होता है, 1,33,000 वोल्ट, डेंजर, खतरा दिखता है ना। वो टावर से आ रहा है, कहां से आ रहा है भाई? तो आपका आ रहा है यूपी से आ रहा है। कहां से आ रहा है भाई? नबीनगर से आ रहा है, पतरातू से आ रहा है, कांटी थर्मल पावर से आ रहा है, और एक कोने से दूसरे कोने जा रहा है उस टावर के माध्यम से। सोचो ट्रांसमिशन लॉस कितना होगा। आपका ट्रांसफार्मर, वो जो 1,33,000 आ रहा है आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर के माध्यम से, आप तो 220 वोल्ट यूज करते हो। भारत में जितना नॉर्मल डिवाइसेस, होम डिवाइसेस हैं, सबका इनपुट वोल्टेज 220 है। नॉर्मल जितनी भी डिवाइसेस डोमेस्टिक। ऐसी स्थिति में क्या है, 1,33,000 आया तो ग्रिड बनता है। शहर के बाहर बड़ा बड़ा ग्रिड सेंटर होता है, वो 1,33,000 को 33,000 में करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं, और 33,000 क्या करता है, सब ग्रिड को, सब स्टेशन को देता है 33,000 वोल्ट पर। और सब ग्रिड क्या करता है, 11,000 वोल्ट पर आपके ट्रांसफार्मर, मोहल्ले के ट्रांसफार्मर को देता है। आपके मोहल्ले का ट्रांसफार्मर क्या करता है, 11,000 को 220 वोल्ट में स्टेप डाउन करता है। पावर लॉस देखिए, ट्रांसफार्मर गर्म होता है, हीट होता है, ग्रिड में आग लगता है सर। इस सारे केस में क्या है, रेजिस्टेंस ही क्या है सर, रिस्पॉन्सिबल है हीटिंग के लिए। आप सोचो उस दुनिया की, उस कल्पना करो उस दुनिया की, ऐसा कंडक्टर हमें मिल जाए जिसका पाथ लॉस जीरो हो, जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो। मतलब क्या होगा कि रास्ते में एनर्जी भेज दी है और लॉस नहीं हुआ, लॉस नहीं हुआ, तो सर पूरा का पूरा एनर्जी आ गया। अब जैसे तुम्ही को मिल रहा है मीटर में बिजली, जहां से तुम्हारा यूनिट उठ रहा है, तो रास्ते में जितने वायरिंग किया हुआ है सब वायर से होकर जा रहा करें, वायर गर्म हो रहा है, वायर का रेजिस्टेंस है। अगर तुम सोचो कि हमारे पास ऐसा वायर रहता कि भाई एनर्जी निकाल करके, हमारा जो सेंटर, जो हमको मिल रहा है एनर्जी, जिसका मीटर लगा करके नोट किया जा रहा बिल, वो सीधे सीधे आता, रास्ते में कहीं नहीं, बल्ब के पास जलता, 60 वाट है तो 60 जूल पर सेकेंड, 30 वाट है, 9 वाट है, केवल कंजम्पशन पॉइंट पर खर्च होता रास्ते में, तो सर 40 से 50% बिजली आपका बचता। ट्रांसमिशन लॉस जो है बहुत ज्यादा है। तो ट्रांसमिशन लॉस खत्म हो जाता है, आपका जो लैपटॉप गर्म हो रहा है, मोबाइल गर्म हो रहा है, इस सब गर्म वाला कहानी खत्म हो जाता है। यानी एक बार मोबाइल चार्ज कीजिए, कितने दिन तक जाएगा? क्यों? क्योंकि जहां जहां पावर पॉइंट है, जहां यूज, वही रास्ते में कहीं नहीं, हीट नहीं होता सर, हीट नहीं होता। शुरुआत में जब कंप्यूटर आया था, हम लोगों को याद है कि जनरल लोग इसको नहीं चला पाते थे, नहीं ले पाते थे।
काहे नहीं ले पाते थे? कंडीशन था एसी रखना जरूरी है। क्यों एसी रखना भाई? उसका जो है आपका जो सिस्टम है, डेस्कटॉप आता था पहले बड़ा बड़ा, तो हीट होता था बहुत ज़्यादा, तो उसका आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो तो उसके लिए टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता था ताकि प्रोसेसिंग फास्ट हो उसका। अब देखिए समय क्या आ गया, हम 2003 में लिए थे डेस्कटॉप, 2003 में लिए थे 36,000 में, उसका 180 GB रैम था, रोम 180 GB था और 2 GB रैम था, 36,000 दाम था उस समय, 2 GB रैम 180 GB रोम था। सोचिए आज के मोबाइल में जो है वो 8 GB रैम और 128 GB रोम है। तो सोचिए कि उतना बड़ा डेस्कटॉप, CPU होता था, UPS होता था, मॉनिटर होता था, एक आदमी के माथे पर लाद दीजिए तो बहुत मुश्किल से वो चल पाता था तीनों चीज को। आज उससे भी बेहतर आप 8 GB 256 GB का मैक्सिमम मोबाइल आ गया है। सोचिए उस सारा चीज आपके मोबाइल में आ गया, 8 GB रैम, कितना फास्ट प्रोसेसिंग है आपका। तो कहानी यही है कि जैसे जैसे समय बीतते गया वैसे वैसे डिवाइस की, वैसे वैसे हमने क्या किया, वायर को क्या किया, रेजिस्टेंस इनका कम करते गए, सुपर कंडक्टिविटी की ओर बढ़ता गया। तो दुनिया में सबसे पहले सुपर कंडक्टिविटी का जो कंसेप्ट दुनिया के सामने लाया गया था के ओन्स के माध्यम से, केमरलिंग ओन्स नाम था, रशियन साइंटिस्ट। सुपर कंडक्टिविटी की कामना उन्होंने सबसे पहले की, कल्पना पहले की और एक्सपेरिमेंट किया और बताया। उन्होंने मरकरी को लिया, मरकरी मालूम है ना, एक मेटल है, मरकरी को लिया, लैब में मरकरी के टेम्परेचर को घटाते गए। जैसा कि मैं बताया था रेजिस्टेंस के लिए बाबू को क्या जानता है कि द बेसिक कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इज नथिंग बट व्हाट, द बेसिक मॉलिक्यूलर कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इज नथिंग बट व्हाट, collision between atoms and electrons. The degree of collision between atoms and electrons determines the resistance of the conductor. As temperature decreases, the degree of vibration of atoms also decreases. Due to decrease in atomic vibration, the collision with atoms, the collision of electron with atom also decreases, which ultimately decreases the resistance. जैसे जैसे टेम्परेचर घटाते हैं एटॉमिक वाइब्रेशन भी घटता है, उसका इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन घटता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है। तो वैसे ही क्या करते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर घटाते गए एटम वाइब्रेशन क्या हुआ, घटते गया, और उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन का पैसेज जो है हर्डल फ्री बनता गया। तो क्या देखा केमरलिंग ओन्स ने, अकॉर्डिंग टू हिम when resistance of mercury is decreased to 4.1 Kelvin, 4.1 Kelvin, when resistance of mercury is decreases to, that is when a mercury is placed in the environment where temperature is 4.1 Kelvin, its resistance suddenly vanishes, its resistance suddenly क्या है, lapse, suddenly becomes zero। क्या सुना आपने, उन्होंने देखा कि मरकरी को ऐसे इन्वायरमेंट में रख दिया जाए जहां का टेम्परेचर 4.1 केल्विन है या 4.2 केल्विन, हमको लगता है, याद कुछ नहीं आ रहा, देख लीजिएगा, 4.2 केल्विन है। तो 4.2 केल्विन पर सारा का सारा रेजिस्टेंस लूज किया। बाबू के यहां पर क्या कंसेप्ट आया, तो जिस टेम्परेचर पर सब्सटेंस अपना रेजिस्टेंस लूज करता है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। फॉर मर्करी इट इज 4.2 केल्विन एंड फॉर लेड इट इज 7.2 केल्विन। लेड के लिए 7.2 केल्विन है और मर्करी के लिए क्या है, 4.2 केल्विन है। तो ध्यान देना यहां, तो यानी उस टेम्परेचर पर जहां एटॉमिक वाइब्रेशन नियरली सीजेस टू जीरो, यानी वाइब्रेशन इतना कम हो गया, स्मूथली इलेक्ट्रॉन चल दिया, निकल गया एक इंच से दूसरे इंच, पाथ लॉस नगण्य हो गया। तो आज के डेट में पूरे साइंटिस्ट की दुनिया जो है इस सुपर कंडक्टिविटी की खोज में है,
ताकि इतना बेहतर से बेहतर, इतना इफिशियंट कंप्यूटर बनाएं जिसका कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट हो, जिसका प्रोसेसिंग बहुत ही फास्ट हो। तो सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए आपका सुपर कंडक्टर का होना जरूरी है। और सुपर कंडक्टर इसलिए और खोज हो रहा है कि अब हम डे टू डे लाइफ में क्या करें, जो कॉपर सिल्वर गोल्ड यूज कर रहे हैं वो क्या सुपर कंडक्टर के रूप में, और सिरामिक जैसे जो टाइल्स बनने वाला, वैसे उस तरह के मटेरियल से लोग सुपर कंडक्टर बनाने का प्रयास कर रहा है, जो काफी चीप होगा और इफिशियंसी काफी उसकी क्या होगी, हाई होगी। तो सुपर कंडक्टर क्या भाई, ए सब्सटेंस व्हिच हैज जीरो रेजिस्टेंस इज कॉल्ड सुपर कंडक्टर। तो ध्यान दे बाबू को, a substance which has zero resistance is called superconductor. According to Kamerlingh Onnes, mercury loses its resistivity, loses all of its resistivity at 4.2 केल्विन। तो क्या देखे, ये सब केवल लैब में, ये तो कंडीशन पाया सुपर कंडक्टिविटी, ये सब जनरलाइज नहीं किया सब। 4.2 केल्विन तो नहीं रख सकते हैं किसी डिवाइस का। 4.2 केल्विन का मतलब समझते हैं, -267 डिग्री सेल्सियस, 67, तो कितना है। तो इस केस में रूम टेम्परेचर पर सबसे बड़ा चीज है सुपर कंडक्टिविटी कहाँ खोजना, रूम टेम्परेचर पर। तो बहुत हद तक लोग सफलता पाया है और इस क्षेत्र में वो लोग रिसर्च कर रहा है ताकि जो हीटिंग में लॉस हो वो नहीं हो, इफिशियंसी काफी बढ़ जाएगा डिवाइस का हमारा, अगर सुपर कंडक्टिविटी का खोज हो जाएगा। तो रूम टेम्परेचर पर तो 4.2 केल्विन एंड लेड एट 7.2 केल्विन। यहां एक हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर भी आ जाएगा, द टेम्परेचर at which substance loses its all resistive property called critical temperature. Critical temperature loses its all resistive property is called critical temperature. जैसा कि एग्जाम्पल में बताया, 4Hg 4.2 केल्विन for lead 7.2 केल्विन। इसका ग्राफिकल व्यू है, ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया टेम्परेचर। ध्यान दिया जाए, ये थीटा सी हो गया, ये रेजिस्टेंस क्या हो गया, घटते घटते आया, टेम्परेचर घटाते गया, रेजिस्टेंस घटा, जैसे ही क्रिटिकल टेम्परेचर पर आया सडनली इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, जीरो हो गया, सडनली रेजिस्टेंस जीरो हो गया। यही ग्राफिकल व्यू है आपका सुपर कंडक्टिविटी का। ठीक, तो ग्राफिकल व्यू ऑफ सुपर कंडक्टिविटी क्या है। तो सुपर कंडक्टिविटी आप देख लिए कि भाई ऐसा कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस जीरो और संसार इस खोज में है, रूम टेम्परेचर पर अगर 100% सुपर कंडक्टर बना दिया लोग, उस केस में क्या होगा,
हीटिंग डिवाइसेस, जितना हीट कर रहा है डिवाइस, जितना वेस्टेज है इसमें, डिवाइस का भी वियर टीयर है, वो सब खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गया? आज की कार्रवाई यहीं तक, फिर मिलते हैं क्या चीज़ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।